भारतीय संविधान की प्रस्तावना भाग 1 में हमने देखा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रमुखतः 3 विषयों का वर्णन किया गया है। सर्वप्रथम इसमें बताया गया है कि भारतीय संविधान का स्रोत क्या है, उगम स्थान क्या है। दूसरा, हमें पता चलता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में राज्य व्यवस्था के स्वरूप का वर्णन किया गया है। और तीसरा, इसमें संविधान के उद्देश्यों के बारे में भी बताया गया है। ये है भारत के संविधान की प्रस्तावना, जिसमें प्रस्तावना का स्रोत अथवा उगम स्थान इन शब्दों में बताया गया है कि हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। इन शब्दों से स्पष्ट रूप से सूचित किया गया है कि संविधान निर्माताओं ने जनता ही इस संविधान की निर्माता है, उगम स्थान है, स्रोत है, ये स्पष्ट रूप से यहाँ पर निर्देशित किया है। दूसरा, इस प्रस्तावना के माध्यम से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप किस प्रकार से होगा, जिसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य, इन शब्दों का उपयोग किया गया है और इन शब्दों के माध्यम से राज्य व्यवस्था का स्वरूप स्पष्ट किया गया है। इन दोनों के विषय में हमने भाग 1 में चर्चा की थी। अब इस भाग में हम प्रस्तावना के माध्यम से संविधान में के जो उद्देश्य बताए गए हैं, उन उद्देश्यों के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्र भारत में संविधान के माध्यम से क्या क्या हासिल करना है, किन उद्देश्यों की प्राप्ति करना है, इसके विषय में संविधान निर्माताओं ने वर्णन करके रखा है। इन्हीं उद्देश्यों को हम संविधान के उद्देश्य कहते हैं। सबसे पहला उद्देश्य है न्याय, न्याय की स्थापना। न्याय इस शब्द से तात्पर्य है कि व्यक्ति के व्यवहार को समाज के हित से जोड़ना। न्याय का उद्देश्य हमेशा ही समाज का कल्याण होता है। यदि किसी व्यक्ति का व्यवहार समाज का अहित करने वाला व्यवहार हो तो उस व्यवहार को हम न्याय नहीं कहते हैं। 3 प्रकार के न्याय के बारे में संविधान निर्माताओं ने स्पष्ट निर्देश किया है। उन्होंने कहा है कि न्याय सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में स्थापित होना चाहिए, तभी संपूर्ण समाज की उन्नति संभव होगी। सामाजिक न्याय से उन्हें तात्पर्य है कि सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समाज में समान व्यवहार मिले, अर्थात जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर समाज में किसी भी व्यक्ति को अनुचित व्यवहार न मिले। आर्थिक न्याय से तात्पर्य है कि समाज में अमीर तथा गरीब ऐसे 2 वर्ग ना हो, सभी नागरिकों को अपने जीवन यापन के लिए समान अवसर प्रदान किए जाए, जिससे कि वे अपनी आर्थिक उन्नति कर सके, सबकी न्यूनतम आवश्यकताएं पूर्ण हो सके, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था देश में हो। उसी प्रकार राजनीतिक क्षेत्र में भी न्याय की स्थापना हो। इसके लिए आवश्यक है कि सभी नागरिकों को समान एवं स्वतंत्र रूप से राजनीतिक व्यवहारों में, राजनीतिक प्रक्रियाओं में
भाग लेने का समान अवसर प्रदान किया जाए। किसी को भी किसी भी मानव निर्मित आधार पर अगर कोई राजनीतिक प्रक्रिया से में भाग लेने से वंचित रखता है तो वो उस व्यक्ति पर अन्याय होगा। इस प्रकार की न्याय की स्थापना स्वतंत्र भारत में हो, यही संविधान निर्माताओं की इच्छा थी, उनका सपना था। अगला उद्देश्य है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता ये व्यक्ति विकास के लिए एक आवश्यक शर्त है। स्वतंत्रता के वातावरण में ही किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिमत्व का विकास संभव हो पाता है। इसीलिए सकारात्मक अर्थ में व्यक्ति को अपने व्यक्तिमत्व का विकास करने के लिए सभी प्रकार के अवसर समानता से प्राप्त हो, ऐसे वातावरण की निर्मिति अर्थात स्वतंत्रता। इसीलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने सभी नागरिकों को स्वतंत्रता मिले, इसके लिए आवश्यक प्रावधान संविधान में किए हैं। संविधान निर्माताओं ने 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं के बारे में स्पष्ट निर्देश किया है, जिसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता का स्पष्ट निर्देश संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। अगला उद्देश्य है समानता। समानता से तात्पर्य है कि मानव निर्मित भेदभावों का अंत कर सभी नागरिकों को व्यक्तित्व विकास के लिए समान अवसर प्रदान करना। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दी गई है। प्रतिष्ठा की समानता अर्थात समाज में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करना, समान स्थान प्रदान करना, किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को उच्च दर्जे का, किसी को निम्न दर्जे का न समझना, समाज में विशेष अधिकारों की समाप्ति कर सभी को समान प्रकार के अधिकार प्रदान करना। मानव निर्मित आधारों पर जैसे धर्म, जाति, व्यवसाय आदि के आधार पर भेदभाव न करते हुए सभी को विकास के समान अवसर प्रदान करना। सभी नागरिकों को इसके अलावा समानता के अंतर्गत ही कानून के नज़र में समान समझा जाता है, अर्थात अपराध करने वाला चाहे उच्च पदस्थ हो या सामान्य नागरिक हो, उन्हें कानून में जितना दंड बताया गया है वे दंड समानता के आधार पर ही लागू कराया जाता है। इस प्रकार की समानता स्वतंत्र भारत में आए, इसकी स्थापना हो, यही संविधान निर्माताओं का सपना था, जिसे उन्होंने इस उद्देश्य के द्वारा निर्देशित किया है। बंधुता की भावना अथवा भ्रातृत्व की भावना का विकास, इसका भी निर्देश प्रस्तावना में किया गया है। संविधान में जो शब्द मतलब प्रस्तावना में जो शब्द आते हैं वे इस प्रकार के हैं कि व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। इससे तात्पर्य है कि संविधान निर्माताओं को यह अपेक्षित था कि भारत में, स्वतंत्र भारत में नागरिकों में भ्रातृत्व की भावना, बंधुत्व की भावना विकसित हो, ऐसी भावना हो जिससे व्यक्ति की गरिमा भी बनी रहे और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता भी बनी रहे। इस देश में जाति, प्रदेश, वंश, भाषा तथा संस्कृति, इन सभी में विविधता होने के कारण देश में एकता और अखंडता बनी रहे। इसीलिए यह आवश्यक था कि भारतीय नागरिकों में बंधुत्व की भावना का
विकास किया जाए। जब बंधुत्व की भावना का विकास होगा तभी भारत एक संघ राष्ट्र के रूप में बना रहेगा। यही संविधान निर्माताओं की इच्छा थी, यही संविधान निर्माताओं की आशा थी और इसीलिए बंधुता अथवा भ्रातृत्व के मूल्य को भी संविधान की प्रस्तावना में उन्होंने एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में अंकित किया है। भारतीय संविधान के संपूर्ण स्वरूप के बारे में हमने जानकारी ली, जिसके आधार पर हमें ये पता चलता है कि प्रस्तावना अपने आप में भारतीय संविधान का एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। संविधान किन मूल्यों को, किन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर निर्माण किया गया था, लिखा गया था, ये हमें पता चलता है जब हम प्रस्तावना का अध्ययन करते हैं, क्योंकि संविधान के सभी मूल्यों और उद्देश्यों का स्पष्ट रूप से निर्देश प्रस्तावना में ही किया गया है। स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता सबको मिले, न्याय की स्थापना हो, समानता के आधार पर व्यवस्थाएं रहे, ये सब जो संविधान निर्माताओं के उद्देश्य थे उनको स्थान दिया गया है प्रस्तावना में ही। इसलिए ये भी प्रस्तावना का महत्व है कि हमें किसी भी संविधान के निर्माण में किन मूल्यों को, किन उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया था, ये हमें पता चलता है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना का और एक महत्व ये है कि प्रस्तावना के माध्यम से संपूर्ण संविधान का वर्णन सटीक शब्दों में किया गया है। इसलिए प्रस्तावना को कई बार संविधान का दर्पण कहा जाता है। प्रस्तावना में लिखे गए शब्द, उनका क्रम कैसा होगा, कौन सा शब्द पहले आएगा, कौन सा शब्द बाद में आएगा, इसके ऊपर भी संविधान सभा में चर्चाएं हुई थी, जिसके बाद में जाकर प्रस्तावना लिखी गई थी। इसी कारण संपूर्ण संविधान को एक नज़र में हम पहचान सकें, हम उसके बारे में जान सकें, इस प्रकार से प्रस्तावना को लिखा गया है। इसीलिए संपूर्ण संविधान का एक पहचान, एक देने वाला महत्वपूर्ण संविधान का भाग प्रस्तावना है। उसी प्रकार संविधान की विभिन्न भागों में, 22 भागों में जो अलग अलग धाराएं हैं, उन धाराओं में, उन सभी भागों में जो अलग अलग व्यवस्थाओं का निर्माण किया गया है, जिन प्रावधानों को दिया गया है, उन प्रावधानों की योग्यता को भी मापने का मापदंड जो है वो ये प्रस्तावना है। मतलब न्यायालय के सामने कई बार कुछ मुकदमे जब आते हैं, जब संविधान में दिए गए किसी प्रावधान को बराबर है या नहीं है, उचित है या नहीं है, ये जब जांचना होता है, तो तब न्यायालय में न्यायाधीशों ने प्रस्तावना को ही अपना महत्वपूर्ण मापदंड मानते हुए अपने निर्णय सुनाए हैं। इसीलिए सभी अन्य प्रावधानों की योग्यता प्रस्तावना के आधार पर बताई जाती है, तय की जाती है। और इसीलिए कहा जाता है अंत में कि संविधान ये सरकार के लिए एक पथ प्रदर्शन अथवा दिशा दर्शन देने वाली प्रस्तावना है। अर्थात संविधान को किस प्रकार से हम समझेंगे, संविधान में एक एक शब्द जो है, एक एक प्रावधान जो है, उसे किस प्रकार से रखा गया है, इसे किस प्रकार और क्यों उस जगह पर वैसे प्रावधान किए गए हैं, ये अगर हमें समझना है तो प्रस्तावना के माध्यम से ही संपूर्ण संविधान को समझा जाता है। इसलिए सरकार को भी समय समय पर कुछ निर्णय लेने हैं, कुछ योजनाएं बनानी हैं, तो उनका दिशा दर्शन करने वालों के लिए भी प्रस्तावना ही संविधान का एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। यही प्रस्तावना का महत्व है। धन्यवाद।